So good morning students, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 6 class 11 thermodynamics. Students, that is video 2 और video first मैंने डाल दी है, you can check. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. एंड वी स्टार्ट चैप्टर 6 क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स. स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक वीडियो में रिएक्शन एंथैल्पी के बारे में. तो रिएक्शन एंथैल्पी क्या होती है? जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट्स आपको पता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. सो वी कैन से दैट रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट. लाइक एक एग्जांपल देख लेते हैं अमोनिया का. सो स्टूडेंट्स, यू कैन चेक दिस प्रोसेस, हैबर प्रोसेस. हैबर प्रोसेस में आपको पता है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस होती है वो 1:2 की रेशियो में वॉल्यूम बेस लेते हैं और वो आपस में रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रमोटर ऑल्सो, एंड इट कन्वर्ट इन अमोनिया. अमोनिया लिक्विड गैस में फॉर्म्ड हो जाती है स्टूडेंट्स. तो यही जो हमारी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंजिंग है उसे हम कहते हैं रिएक्शन एंथैल्पी. ठीक है, द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी. द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय द सिंबल ऑफ डेल्टा आर एच. और डेल्टा आर एच का मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला भी आपको लास्ट में दिखाया था जो मीथेन पर बेस्ड था. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी. वाटर के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिक्विड और गैस फॉर्म में देखिए एंथैल्पी में चेंजेस है. ऊपर वाले में रिएक्शन एंथैल्पी -68.32 थी. यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए देख लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर. सो द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट 298 केल्विन एंड 1 atm pressure according this equation. So what is the effect that hydrogen peroxide, water and oxygen? So स्टैंडर्ड स्टेट की बात करते हैं. देखिए स्टैंडर्ड स्टेट में हम बात करें तो आपको पता है कि दो चीजें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बात करते हैं. तो स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड अपने आप में एक फिक्स वैल्यू होती है. लाइक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें, सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेंगे तो हम उसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 bar. यदि कहीं प्रेशर 1 bar लगे तो वो सब्सटेंस जो होगा वो अपनी स्टैंडर्ड रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा. यही चीज हमें सबसे पहले ध्यान देनी है. लाइक हम इथेनॉल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर वो 298 डिग्री केल्विन पर प्योर स्टेट में रहता है. और प्योर लिक्विफाइड चारकोल के साथ यदि 1 bar प्रेशर पर आप रिएक्शन कराओगे तो वहां पर 500 केल्विन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन लेना होगा आपको. और उस डाटा का यूज करके आप स्टैंडर्ड कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कंडीशंस में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारी क्या एंथैल्पी है वहां पर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज बात करते हैं. So the enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in a standard state is called standard enthalpy of fusion. Means molar enthalpy of fusion. अब molar enthalpy of fusion याद हो तो आपको स्टूडेंट्स, आपने फ्यूजन के बारे में पहले ही पढ़ा था. फ्यूजन वो होता है जो हमारा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है. We can say that melting of a solid is endothermic. So enthalpy of fusion are positive. यदि हम एंथैल्पी की बात करें तो देखिए ये वैल्यू है आपके फ्यूजन में. We can say that freezing equal to minus fusion. So amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature under standard pressure 1 bar is called its standard enthalpy of vaporization, जिसे हम बोलते हैं molar enthalpy of vaporization. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है 1 mole. तो जो भी एनर्जी वहां पर रिलीज होगी वो हमारी कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. नेक्स्ट टर्म आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा सबलिम H0 is the change in the enthalpy once when 1 mole of a solid substance sublimes at a constant temperature and under standard pressure. तो ये चीज हमारी मेन चीज है कि यहाँ पर देखिए वेपराइजेशन हो, चाहे कंडेंसेशन हो, चाहे फ्यूजन हो, चाहे सब्लिमेशन हो, जो भी स्टेट हो रही है वो अपने आप में एक फिक्स बेस पे डिपेंड करती है. ये 3 टाइप थे हमारे. यदि हम मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज की बात करें तो वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस पर. जैसे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन रहेगा इंटरमोलिकुलर वाला, तो वही उसी चीज पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन में सब्जेक्ट चेंज होगा. लाइक एंथैल्पी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर
तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, वहां पर जो हमारी वैल्यूज ली जा रही है, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या और भी जो इफेक्ट हो, वो सब्सटेंस की स्टैंडर्ड वैल्यू को लो लिया जा रहा है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज इन द फेज ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द सब्सटेंस अंडरगोइंग फेज चेंज। जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो किस पर डिपेंड करेगा, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन पर बेस करेगा, उसकी स्ट्रेंथ पर बेस करेगा। यही चीज यहाँ पर आपको समझनी है, और इसीलिए ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आपको स्टडी कराया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं वाटर के लिए। देखिए ये वैल्यू 1 मोल के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आपको वेपराइज करने के लिए, वहीं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपर्स। इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए वाटर और एसीटोन का, एक में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में वीकर डाइपोल डाइपोल है। तो देखिए दोनों के लिए अमाउंट ऑफ हीट हमारे को पता है कि कितना हमें एनर्जी वेस्ट करनी होगी कन्वर्ट करने। सो स्टूडेंट्स, ये जो चीज है यहाँ पर आपको ये इतनी एनर्जी चाहिए वाटर के लिए और एसीटोन के लिए सब्लिमेशन में कन्वर्ट करने के लिए, मींस टू लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 3 चीजें पढ़ी, फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वेपराइजेशन लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और सब्लिमेशन जो सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो या वेपर से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका ये जो एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी तो वो टर्म कंप्लीट होती है। आगे बात करेंगे, चलिए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ वैल्यूज है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपकी 298 डिग्री केल्विन पर है, जिसमें आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसके अलावा बोरॉन, बेरियम कार्बोनेट, ब्रोमीन, लिक्विड और गैस में कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन की डाइऑक्साइड और ग्रेफाइट। तो ये कुछ वैल्यूज आपको भी नोट करनी है ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज आपको जरूरत होती है। जो भी पॉसिबल है इसमें सारी वैल्यू दे रखी है। सो आपको जो भी मैक्सिमम वैल्यू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की थी वो मैंने यहाँ पर सब प्रोवाइड करा दी है। आप इन्हें अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको ये वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे, वहां पर आपके नोट्स में प्रेजेंट रहे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जिसकी हम बात कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देख लीजिए यहाँ पर, द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म इट्स कॉन्स्टेंट्स एलिमेंट्स ऑल सब्सटेंस बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये तो सभी में है, स्टैंडर्ड स्टेट में रहना ही रहना है। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी किसी भी चीज को रिएक्शन से प्रोडक्ट में फॉर्म होने के लिए जितनी भी स्टैंडर्ड अमाउंट में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिनकी वैल्यूज मैंने अभी आपको दी थी यहाँ पर। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू थी। इसके बाद बात करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन एंड हेस लॉ। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके रिएक्टेंट है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, वो 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर रहता है आपका अंडर द कंडीशंस, जिसे इफेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन है। इन रिएक्शंस के लिए आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये मैंने आपको दे दिया है टेबल में। कार्बन की अलग, ऑक्सीजन की अलग, सॉलिड फॉर्म में ग्रेफाइट के लिए, डायमंड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जो बनेगी वो तो फॉर्मेशन लास्ट स्टेज पर रहेगी। वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको जो कंप्लीट रिएक्शन है वो आपको पता होनी चाहिए। माइनस 571.66 किलो जूल मोल, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा एफ एच वाटर इज इक्वल हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इज एज्यूम टू बी 0। यहाँ पर देख सकते हैं आप वैल्यू सारी हैं। सो that is the value of enthalpy of formation. You can check that in the easy or the shortest way. सब्सटेंस दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। ये वैल्यू किलो जूल पर मोल में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्टली जितने भी वैल्यूज हैं वो अधिकतर क्या है आपकी, वो नेगेटिव में है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए वहां पर एंथैल्पी जो अमाउंट है वो नेगेटिव में ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने वैल्यूज नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जैसे आप डेल्टा डेल आर एच इज इक्वल टू सिग्मा ए आई डेल एफ एच नॉट प्रोडक्ट
और उसी में से रिएक्टेंट की वैल्यू माइनस कर देंगे। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट में देखते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो आप हीट करते हैं 1200 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, तो CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की माइनस कर देंगे। देखिए रिएक्टेंट आपके पास क्या था, वो चीज देख लीजिए, सॉरी प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट करके आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, प्लस 178.3 किलो जूल मोल इनवर्स। ये वैल्यूज आपको टेबल से ही मिलेंगी, कैल्शियम कार्बोनेट की, कार्बन डाइऑक्साइड की या कैल्शियम ऑक्साइड की। उन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि वो पॉजिटिव है तो आपको बताया था डेल्टा एच यदि पॉजिटिव हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं हेस लॉ। इफ अ केमिकल चेंज कैन बी मेड टू बी टेक प्लेस इन 2 or more different ways, whether one step or more than one step, the amount of total changes, ठीक है, that is called हेस लॉ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हेस लॉ किस तरीके से, जब ये रिएक्शन अलग अलग स्टेप्स में हो रही है तो वहां पर टोटल एनर्जी जो रहेगी वो सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स की एनर्जी के इक्वल रहेगी रिएक्शन के। लाइक हम सल्फर की बात कर लेते हैं, सल्फर अलग अलग स्टेप में रिएक्शन करती है, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन एंथैल्पी कितनी है, -395.4 किलो जूल मोल इनवर्स। अब ये अलग अलग स्टेप की एनर्जी के बेस पर डिपेंड करेगी कि स्टेप 1 रिएक्शन करी ये अलग, स्टेप 2 वो अलग रिएक्शन में दिखा रहा है वो अलग। ठीक है, तो दोनों यदि 2 स्टेप में रिएक्शन होगी तो दोनों के सम के इक्वल होगा, 3 स्टेप में होगी तो तीनों स्टेप की रिएक्शन के सम के इक्वल होगा। जितने स्टेप होंगे उनकी वैल्यू के सम के इक्वल ही होनी है वो वैल्यू। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान समझ लेनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आपकी टोटल एंथैल्पी चेंज कितना आ गया, -395.4 किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए जब कोई कंबस्शन होता है प्रोसेस, तो वहां पर कंबस्शन होने पर क्या होगा, ऑक्सीजन लगातार एंटर कर रही है वहां पर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, वो बर्न हो रही है। तो ये जब कंबस्ट होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी ही आपके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इफेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्योंकि जब कंबस्शन प्रोसेस होता है जब ही उसमें आपकी जो वैल्यूज हैं वो इफेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं आगे, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व दैट, तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूज को देख लीजिए किस तरीके से वैल्यू दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन जिसमें आपकी कंबस्शन रिएक्शन है। सो द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज कंसीडर्ड ओनली इफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कंप्लीटली। जब ऑक्सीडाइज आपका कंप्लीटली हो जाएगा वो आपकी कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, हेस लॉ में तो टोटल एनर्जी आपकी बताई थी मैंने आपको, और हम बात करें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन किस पर डिपेंड करती है वो भी देख लीजिए। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगी वो। सो दैट इज द डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज कंबस्शन विद ऑल द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट बीइंग इन द स्टैंडर्ड स्टेट एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर, जैसे हम डेल्टा CH0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में देख लीजिए, हमेशा यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबस्ट होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में ही कंबस्ट होगा। उसके बाद ये कंबस्शन ऑफ फूड और फ्यूल से कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंबस्शन एनर्जी पर ग्राम इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैलोरीफिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। यदि कंबस्शन है एनर्जी पर ग्राम में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फूड और फ्यूल में। देखिए फूड एक तरफ आपके पूरे एग्रीकल्चर रिड्यूस दे रखे हैं, दूसरी तरफ फ्यूल दे रखे हैं। फ्यूल में आपके हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, बायोगैस, चारकोल, इथेनॉल, कोल, वुड और डंग केक, ये आपके जो हैं ये आपके फ्यूल हैं एक तरफ, जिनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट है। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि फ्रूट से तो क्या वैल्यू निकलेगी, जो आपकी बॉडी में कंबस्ट होता है वही वैल्यू निकलेगी, बट फ्यूल से कितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू निकल रही है, दिख रही है आपको स्टूडेंट्स। क्योंकि फ्यूल भाई हाइड्रोजन जो है रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, उससे सबसे ज्यादा एनर्जी अमाउंट निकलती है कंबस्शन होने पर, इसीलिए तो रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है उसे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं कैलोरीमीटर, जिसकी हमने बात करी थी, जिससे हम एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं। कैसे हम एनर्जी को मेजरमेंट करते हैं वो चीज भी इंपॉर्टेंट है भाई। सो कैलोरीफिक वैल्यू इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 मोल 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिव्स 2820 किलो जूल ऑफ हीट। यानी ग्लूकोज आप लेते हैं 1 मोल तो उससे इतने अमाउंट निकलेगी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज दैट, एंड रेशियो आ गया 15.67 किलो जूल पर ग्राम। यानी 1 ग्राम से आपको इतनी एनर्जी मिलने वाली है बच्चों, 15.67। नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
तो एटमाइजेशन क्या होता है, जो आपके जब मोल ऑफ सब्सटेंस को गैसेस एटम में कन्वर्ट किया जाता है तो वो एनर्जी अमाउंट जो वहां पर एटमाइजेशन में कन्वर्ट करने में यूज किया रही है. सो एनर्जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ए नॉट. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को देख लीजिए, आपने क्या करा, H2H से H2 में कन्वर्ट कर दिया या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया उसकी एनर्जी को, तो उस पर एनर्जी पर भी इफेक्ट पड़ेगा वहां पर. और ये यहाँ पर जो इफेक्ट करेगा वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो डेल्टा ए एच नॉट की वैल्यू 435.5 किलो जूल पर मोल. उसके बाद आता है बॉन्ड एंथैल्पी. देखिए बॉन्ड एंथैल्पी तो आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए. डेल्टा बॉन्ड एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जब दो अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद आपके क्या करते हैं वहां पर सॉल्वेंट बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं. सो केमिकल एनर्जी इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. और उसके लिए हमें चाहिए क्या, एनर्जी. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ डायएटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देख लीजिए, लेकिन डायएटॉमिक के लिए वैल्यू अलग रहेगी. ये दो चीजों पे डिफाइन करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी. जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा था क्या हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो अलग है. सो द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी कहलाएगी. एंड इट इज द चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ अ गैसेस कोवैलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फ्रॉम प्रोडक्ट इन द गैस फेज. गैस फेज से कन्वर्ट हो रहा है. और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, लाइक मीथेन ले सकते हैं आप, इथेन ले सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ले सकते हैं. तो इनमें जो एनर्जी ली जाएगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसे भी आप बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंडिविजुअल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईच सक्सेसिव स्टेप डिफर. हर जितने भी स्टेप है उन सबकी देखिए वैल्यू डिफरेंट है बिल्कुल. तो हर स्टेप में जहां भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हट रहा है तो वहां पर आपकी एंथैल्पी जो देखेंगे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, भाई ऐसा होता है कि एक बार मारा तो उसका पंच अलग है और दूसरी बार जब पंच खाया तो उसका अलग है. और ओवरऑल की देखेंगे तो वैल्यू वहां पर उन सबका सम आ जाएगा, जैसे हेस लॉ कहता है. तो इसी को हम बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी. सो इन सच केसेस वी यूज मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें ये ओवरऑल डेल्टा CH H नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप हो जाएगा 1/4 करेंगे इसका. और 1/4 करने पर क्या आ जाएगा, 416 किलो जूल मोल इनवर्स ये वैल्यू आ जाएगी. सो वी फाइंड दैट मीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इन मीथेन इज 416 किलो जूल मोल पर मोल. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये आपकी यहाँ पर वैल्यूज देखिए मैंने दे रखी हैं. सो दिस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट दैट डेल्टा H R नॉट की बात करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी इज रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी इज प्रोडक्ट. यही चीज हम बात कर रहे थे बॉन्ड एंथैल्पी की. तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, वो मॉलिक्यूल्स को चेंज कर रहा है वहां पर. देख रहे स्टूडेंट्स किस तरीके से गैसेस मॉलिक्यूल पर इफेक्ट होता है उस चीज का. भाई वॉल्यूम बढ़ा तो वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी गैसेस एटम्स की वो इंक्रीज हो जाएगी. वॉल्यूम कम हुआ तो वहां पर क्या है, उनकी जो एनर्जी है या उनके लिए जो स्पेस है वो कम हो गया. और स्पेस कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कम पास होगी. तो जब ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो उसमें बॉन्ड एंथैल्पी उन्हें कम अमाउंट चाहिए आपके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. ये द पॉसिबल कंडीशन थी. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर तो एटॉमिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ उसे पास कर रही है. सो हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर लोअर देन हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये चीज मैंने आपको बताई थी. यहाँ पर हीट Q - X है और वहां पर आपका जो वैल्यू है ये सेकंड कंडीशन में जब वॉल्यूम डिक्रीज करा तो क्या हो गया, उनके बीच की जो एनर्जी है स्पेस जो है वो कम हो गया. तो हीट इक्वल टू किसके हो गया, Q के. तो हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट समझने वाली है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी इफेक्ट रहता है. वर्क कर रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है. भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उसमें एनर्जी रिलीज होगी तो वो क्या करेगा, उसे अपवर्ड कर देगा. और जब आपका वर्क हो रहा है तो उसे वो डाउनवर्ड करेगा. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको कैसे मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स पर बॉन्ड एंथैल्पी का इफेक्ट पड़ता है. तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो रहेगी वो पूरे टोटल का डिवाइड कर लेंगे, यानी एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे. सो द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू U प्लस PV. H इज इक्वल टू U प्लस PV. H क्या है, हीट कंटेंट है, U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V वॉल्यूम. तो एंथैल्पी आप इसी से कैलकुलेट करते हैं. तो ये स्टेट फंक्शन है
एवरी सब्सटेंस हैज ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, हर सब्सटेंस की एक डेफिनेट वैल्यू रहती है एंथैल्पी की, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि डिफरेंस निकालेंगे तो डेल H से। सो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यदि एंथैल्पी में चेंज निकालना है तो आप प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की माइनस कर दीजिए, आपके पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको ये? क्योंकि इसकी वैल्यू के बाद तो डेल्टा यू क्या है, क्यूपी माइनस पी नॉट वी, पी डेल्टा वी। तो ये इंटरनल एनर्जी है आपकी किसी भी सिस्टम के लिए। तो हीट क्या एब्जॉर्ब करेगी बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर U1, U2, V1, V2 के लिए वैल्यू आप देख सकते हैं। ये बॉन्ड एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करते चलिएगा इसे आप। यहाँ पर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करें भाई, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। तो QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H। तो डेल्टा H इक्वल हो गया किसके, QP के। और एंथैल्पी तो आपको पता ही है, H कैसे निकालेंगे, U प्लस PV। तो देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू QP। एंथैल्पी फॉर इंफिनिटी चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V या डेल्टा PV। अब V वहां पर क्या है, कांस्टेंट है। देखिए जैसे कि आप इसे कह सकते हैं, तो डेल्टा H स्क्वायर किसी से था, QP के, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब QP को वहां पर रख देंगे। ये चीज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि एंथैल्पी चेंज जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वहां पर नेगेटिव रहता है, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव रहता है। रिलेशनशिप देख लीजिए, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के लिए। इफेक्ट तो उस चीज का है वहां पर, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा V सॉलिड और लिक्विड के लिए 0 रहता है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया डेल्टा U प्लस P नॉट P 0। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U के हो गया। यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। रिएक्टेंट का देखिए किस तरीके से वहां पर इफेक्ट होगा, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहता है जब भी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। V1 और V2 के लिए फॉर्मूला देख लीजिए। ये आपको वीडियो 1 में भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो PV के लिए निकाल लिया, PV2 के लिए निकाल लेंगे। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। यहाँ से P कॉमन आ जाएगा, वहां से NB वो RT कॉमन आ जाएगा। तो NB माइनस NA हो जाएगा आपका डेल्टा N के इक्वल। देखिए यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो इक्वल हो गया P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NG RT। डेल्टा NG क्या है वहां पर, नंबर ऑफ डिफरेंस इन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड P डेल्टा V। अब P डेल्टा V को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT से। तो ये एक एंथैल्पी चेंज का नया फॉर्मूला जिसे आप यूज करते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी में ये वैल्यूज आ रही हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे थे हम। अब आगे बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जब हम किसी भी चीज से मिक्स करते हैं, लाइक वहां पर प्री कूल्ड लिया गया है, देखिए एक तरीके सोप टाइप स्ट्रक्चर है, तो रेफ्रिजरेटर होने पर क्या होता है, उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है वहां पर। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से वाटर को वहां से क्या करेगा, रिलीज करेगा जब हम उसे प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी चीज देख लीजिए आप वहां पर। क्योंकि वो सॉल्यूशन जो पाउच है जो वो कोल्ड है, तो वहां पर वो उस चीज को एकदम रिलीज नहीं करेगा। और यदि वो रिलीज करता है तो वहां पर क्या होगा, उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। जैसे कि मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल फिक्स होता है, उनमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज वहां पर क्या इफेक्ट कर रहा है एंथैल्पी को सॉल्यूशन की। अब जब एंथैल्पी को चेंज करेगा तो वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जाने के बाद कैसे हो जाएंगे, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस H नॉट, और वही चीज वहां पर लैटिस एंथैल्पी को डिपेंड करेगी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी की हम बात करते हैं। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है वहां पर, देखिए वाटर के लिए लिख दीजिए, अदर वाटर के लिए। तो लैटिस एंथैल्पी
The lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs which 1 mole of an ionic compound dissociate into its ions in gaseous state. Like सोडियम क्लोराइड के लिए भी बात करेंगे, तो जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा लैटिस H नॉट से, और नॉर्मली ये बॉन हावर्ड साइकिल से रिप्रेजेंट होती है. अभी देखिए ये साइकिल जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है बॉन हावर्ड साइकिल्स कहलाती है. So since it is impossible to determine lattice enthalpies direct by experiment, we use an indirect method where we construct an enthalpy diagram called a Born-Haber cycle. इसमें अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं. जैसे आपका ये देखिए डेल्टा सॉल्यूशन H नॉट इक्वल किसके, डेल्टा H नॉट लैटिस पे भी डिपेंड करेगा. भले लैटिस पे और आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं. तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट्स डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट डेफिनिट डाइल्यूटेशन is the enthalpy change observed on dissolving the substance in an infinity amount of solvent when the interaction between the ions or solute molecules are negligible. देखिए डिस्टेंस कितनी है वहां पर, शॉर्टर डिफरेंस है और दूसरे के बीच में लार्जर डिफरेंस है. तो जितनी डिस्टेंस शॉर्टर रहेगी अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और यदि लार्जर डिस्टेंस रहेगी तो वहां पर अट्रैक्शन लार्जर रहेगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है. तो आगे देखिए एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूटेशन, देखिए यहाँ पर ये इसका नेक्स्ट पार्ट है. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात जो हमने की थी, इसे डेल्टा सॉल H नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. वाटर की बात करें तो डेल्टा सॉल H नॉट इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस H नॉट प्लस डेल्टा हाइब्रिडाइजेशन H नॉट. देखिए स्टेप देखिए वहां पर किस तरीके से एक रिएक्शन के लिए अलग अलग स्टेप रहेंगे, अलग अलग एंथैल्पी चेंज रहेगी. सोडियम क्लोराइड के लिए देख लीजिए वहां पर 411 माइनस किलो जूल मोल इनवर्स वैल्यू चाहिए होती है वहां पर डेल्टा H नॉट की वैल्यू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा सोल H नॉट से. सोल का मतलब सॉल्यूशन. अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन का अलग स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन गैस का स्टेप अलग कर रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर होते चले आ रहे हैं. जब बड़े होंगे तो वो दूर हो जाएंगे, और सोडियम तो वैसे भी हाईली रिएक्टिव रहता है. तो वहां पर उसकी H नॉट कितनी है सब्लिमेशन की भाई, प्लस 108.4 किलो जूल मोल. नीचे से ऊपर की देखिए ये बॉर्न हावर्ड साइकिल रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर वैल्यूज को, जो नीचे से ऊपर जाने पर उसकी वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी टर्म है, आपको इसे समझना चाहिए, जब भी आपको ये क्लियर रहेगी. पहले सोडियम के लिए आई, फिर सोडियम आयन में कन्वर्ट करा, फिर क्लोरीन गैस की आई, क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन आयन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आयन ही आपस में रिएक्शन करेंगे. तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल फॉर्म कर लिए. तो यहां पर क्या आ गई, डेल्टा लैटिस H नॉट आ गया. देखिए किस तरीके से वहां पर एक प्रीफिक्स डायरेक्शन स्ट्रक्चर बना लिया सोडियम क्लोराइड ने. तो ये चीज है वहां पर आपको जो बॉर्न हावर्ड प्रोसेस में समझना है. हेस लॉ आपको एक्सप्लेन किया ही था मैंने, जहां पर टोटल एंथैल्पी पर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो आपकी जो अलग अलग स्टेप में रिएक्शन हो रही है वो सब एक जगह जुट जाएगी, चाहे वो सब्लिमेशन हो रहा हो, बॉन्डेशन हो रहा हो, या आपकी एंथैल्पी चेंज हो, या लैटिस एंथैल्पी हो. जो भी एंथैल्पी वहां पर इफेक्ट हो रही है वो सब टोटल में आएगी आपकी, जिसे हेस लॉ बोलते हैं हम. तो देखिए डेल्टा लैटिस H नॉट की वैल्यू होगी -788 किलो जूल मोल इनवर्स. So first law of thermodynamic, energy can neither be created nor be destroyed, although it may be converted from one form to another. एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है. एंड दैट इज क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W. Q हीट है, W वर्क, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या रहेगा वो देख लीजिए. सिस्टम के लिए हमने बताया भी था आपको. एक चीज और है वहां पर, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूटेशन. तो डाइल्यूटेशन जो डिपेंड करता है, जब हम किसी भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को एंथैल्पी चेंज करेंगे एसोसिएटेड विद द एडिशन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यही चीज हमारी क्या है वहां पर, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूटेशन कहलाएगी. अलग अलग स्टेप पर वो भी डिपेंड करेगी वहां पर. अब हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी की. स्पॉन्टेनिटी क्या है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एक्सप्लेन किया जाता है.
जब टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे तो द फ्लो ऑफ हीट इज अनडायरेक्शनेबल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इनफैक्ट ऑल नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस वेदर केमिकल और फिजिकल विल टेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनिटी इन वन डायरेक्शन ओनली। तो जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो केवल एक डायरेक्शन में। यदि आपका हॉट से कूल हो रहा है तो वो चीज एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ऐसा नहीं है कूल से हॉट हो जाएगी तुरंत, नहीं, हॉट से कूल हो रही है तो कूल में ही रहेगी। वहीं यदि आप फ्रीज में रखते हैं तो वही चीज आपकी कूल से फ्रीज से बाहर निकाल कर रखें तो वो चीज आपकी कूल से हीट हो जाएगी। अक्सर इस चीज का इफेक्ट आप देख सकते हैं वाटर टैंक जो लगे होते हैं, यदि वहां पर आपके वो ओपन स्पेस में लगे हैं और उस पर सनलाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो क्या करते हैं, उसे हीट करते रहते हैं। वाटर टैंक के अंदर होने के बाद भी हीट हो जाता है। और आइस क्यूब्स की बात कर ले, आइस क्यूब्स आप फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दें तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे वहां पर। वहीं कोयले की बात करें, कोल की बात करें, कोल को आप बंद करें तो क्या हुआ, एयर अलग हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन की वजह से वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे करके उसका जो मास है वो इफेक्ट होता चला जाएगा। यानी उसके अंदर जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर है वो इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कोल क्या होगा, कंटिन्यूसली बर्न होता रहेगा। एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही एक अपने आप में स्पॉन्टेनिटी होती है जब कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external energy। जब उसे कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, चाहे वाटर की बात करें तो वाटर आप आइस क्यूब में कब कन्वर्ट कर पाएंगे, जब उसे उसकी फ्रेम में फ्रीज कर देंगे, इंटरनल एनर्जी देंगे, तब वो आइस क्यूब में बदलेगा। वहीं वाटर जो वेपर में कब कन्वर्ट होगा, जब उसे हीट किया जाएगा, यानी कुछ उसे एक्सटर्नल एनर्जी दी जा रही है, बाहर से एनर्जी दी जा रही है, तब वो अपनी स्टेट को रिवर्स करेगा। अदरवाइज जो स्टेज उसने फॉर्म कर ली है वो स्टेज जो है वापसी उस स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको स्पॉन्टेनिटी क्या चीज है वहां पर। तो जब हम ये कंडीशन भी है इज डिक्रीज इन एंथैल्पी अक्राइटेशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। ऐसा जरूरी है कि हम जो एंथैल्पी चेंज दिखा रहे हैं वो वहां पर होगा या नहीं होगा। तो देखिए इस इक्वेशन के लिए देख लीजिए, हम इस इक्वेशन को देखते हैं और फिर यहाँ पर वीडियो फिनिश करेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में आपको मिलेगा टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए एक सिमिलर है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट में, नेट हीट इवॉल्व हो रही है वहां पर रिएक्शन के लिए, जो डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट हो रही है। ये रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एंथैल्पी चेंज के बीच में ग्राफ है आपका, यू कैन चेक दैट। देखिए नीचे एंथैल्पी प्रोडक्ट के ऊपर रिएक्टेंट की एंथैल्पी है और इसमें नेट जो रहेगी वो उन दोनों के बीच के डिफरेंस के इक्वल रहेगी, यानी कि उसमें ऊपर वाले में से बीच वाला माइनस कर देंगे। देखिए ऊपर वाले जो है ये तीनों ही चीजें गैस है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है। डेल्टा एच नॉट जो टोटल वैल्यू है वो 219 किलो जूल मोल इनवर्स है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है अपने आप में। अगली वीडियो हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि दो टाइप का रहता है, जनरली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ वीडियो फिनिश करते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स। यहाँ पर वीडियोस को यदि पसंद है तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।